तो आज का टॉपिक है इंटरनेट एंड यू। सो इंटरनेट जैसे कि टर्म है, इंटर मतलब इंटरनेशनल, नेट मतलब नेटवर्क और यू मतलब हम। सो इंटरनेशनल नेटवर्क, तो ये कैसे वर्क करता है और हम इंटरनेशनल नेटवर्क से, इंटरनेट से कैसे जुड़े, सो वो हम लोग देखेंगे आज के इस लेसन में। जैसे कि इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में, जब अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट फंड किया था जिसका नाम था आरपानेट। आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये उस वक्त बनाया था, उस वक्त की जो मिलिट्री है, आर्मी अमेरिका की, उनके लिए बनाया था। उनको अगर कोई मैसेज पहुंचाना था तो वो इस नेटवर्क के थ्रू अपने सोल्जर्स को मैसेज पहुंचाते थे। तो वो एक प्राइवेट नेटवर्क था, स्पेसिफिक लोगों के लिए नेटवर्क था। तो वो नेटवर्क सिर्फ उन लोगों के लिए था, लेकिन कॉमन पब्लिक या हम जैसे कॉमन मैन के लिए ऐसा नेटवर्क ओपन नहीं था। इसीलिए 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW की शुरुआत हुई थी। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी 1991 में। तब हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एग्जैक्टली सबके लिए ओपन हो गया था, मतलब इंटरनेट शुरू हो गया था सबके लिए। सो 1991 से इंटरनेट या ब्राउज़र जो है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट मतलब देख सकते थे, तो दैट पर्टिकुलर थिंग वाज ओपन इन 1991। तो सबसे पहला जो वर्जन था वेब का वो था 1.0। इसका मेन काम क्या था कि कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको लिंक करना। तो लिंक करने के लिए ये पहला जनरेशन था। सेकंड जनरेशन जो था वो था गूगल सर्च इंजन, मतलब गूगल ने सर्च इंजन बनाया। जैसे आप कोई भी चीज़ ढूंढते हो गूगल के ऊपर, तो गूगल सर्च इंजन तो था। इस जनरेशन में गूगल सर्च इंजन का की शुरुआत हुई थी। देन 2001 में सेकंड जनरेशन शुरू हुआ, जिसका नाम था वेब 2.0। और ये सेकंड जनरेशन जो है वो डायनेमिक कंटेंट के ऊपर बेस्ड है। डायनेमिक कंटेंट मतलब जैसे कि एग्जांपल फेसबुक। तो 2001 में हम बोल सकते हैं कि फेसबुक की शुरुआत हुई थी। मतलब मैंने अगर कोई पोस्ट किया तो वो सारे लोगों को तुरंत दिखता था। तो दैट वी कैन से कि जो फेसबुक है, फेसबुक इज़ नथिंग बट इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ डायनेमिक कंटेंट। तो ये सेकंड जनरेशन या वेब का 2.0 ये वर्जन बोलेंगे। देन वेब वेब 3.0 जो करंट जनरेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट, ये वेब 3.0 है। इसका मेन काम क्या है वेब 3.0 का, कि जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं या हम जो भी चीज़ें मतलब पर्सनलाइज कंटेंट है, वो सारे यूज़र्स को मिल जाता है, या वो यूज़र्स को हम वो दिखा सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने अगर कोई कैलेंडर है वहाँ पे प्लानिंग कर दी कि मेरी ये मीटिंग है इतने बजे, या मेरा ये शेड्यूल्ड है, तो गूगल हमको अलर्ट कर देगा और बोलेगा कि आपको इतने बजे यहाँ यहाँ पे मीटिंग या अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया है। तो ये वेब 3.0 में ये फ़र्क हो गया। और जैसे अगर मैंने मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में इंटरनेट शुरू किया, तो उसको बोलेंगे ऑनलाइन। आप इवन व्हाट्सएप पे भी अगर आप कुछ डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो हम उसको बोलेंगे वी आर ऑनलाइन। और ऑफलाइन मतलब अगर कंप्यूटर पे इंटरनेट बंद है या मोबाइल पे इंटरनेट बंद है, देन वी कैन से वी आर ऑफलाइन। सो ऑनलाइन मतलब इंटरनेट कनेक्ट है तो ऑनलाइन, और अगर इंटरनेट डिसकनेक्ट है तो ऑफलाइन। देन इंटरनेट के फ़ायदे या इंटरनेट के यूजेस। पहला फ़ायदा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही सबसे मतलब यूज़फुल या बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि पहला मतलब उसमें अगर हम बोल देंगे कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि ये एक सबसे पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आता है कि द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट इज़ कम्युनिकेशन, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पॉपुलर मतलब कम्युनिकेशन, जिसमें हम ईमेल भेज सकते हैं, वीडियोस फोटोज शेयर करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। देन हमारे कोई पुराने दोस्त होंगे या उनके साथ हम लोग चैटिंग कर सकते हैं या नए दोस्त बना सकते हैं। देन हम लोग कोई डिस्कशन ग्रुप में या डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह के जो नेटवर्क है ये सभी कम्युनिकेशन में आते हैं। देन शॉपिंग। शॉपिंग एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क है। अभी अगर हम अब देखेंगे कि शॉपिंग में मतलब मैक्सिमम लोग घर बैठे बैठे शॉपिंग करते हैं। अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या मीशो हो गया। ऐसे कई सारे शॉपिंग के जो मॉल्स हैं ऑनलाइन, जिसमें से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको बार्गेनिंग का भी ऑप्शन होता है। मान लो अगर मैंने कोई चीज़ परचेस करके रखी, लेकिन मतलब मैंने सिर्फ मेरे बास्केट में रखी, उसको परचेस नहीं की, तो 4 दिन बाद उसकी प्राइस कम या बढ़ी हुई दिखती है, तो वी कैन ऑल्सो बार्गेन। जैसे मिंत्रा हो गया, एग्जांपल मैंने बताया, मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के शॉपिंग के कैन से दीज आर द शॉपिंग कंटेंट ऑल्सो। 1 मिनट। देन सर्चिंग। इंटरनेट का और एक फ़ायदा है सर्चिंग।
सर्चिंग मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कन्वीनियंटली सर्च करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढना है तो सर्चिंग ऑप्शन होता है। और इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है जिसमें हम लोग बैठे बैठे घर में बैठे बैठे पूरी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, तो वी कैन से इट इज़ अ सर्चिंग। देन लेटेस्ट नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो अगर आपको देखना है तो आप सर्चिंग के थ्रू देख सकते हो। और इसका एक खूबसूरत उदाहरण अगर बोलेंगे तो गूगल है या बिंग है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सर्च करके देते हैं। तो इंटरनेट के 3 फ़ायदे हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन, शॉपिंग और सर्चिंग। उसके बाद और एक यूज़ है उसका इंटरनेट का, और वो यूज़ है उसको बोलेंगे एजुकेशन और ई लर्निंग। एजुकेशन और ई लर्निंग ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिसमें कि अगर मुझे कोई चीज़ पढ़ना है, आजकल इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन ओपन हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि घर बैठे बैठे मुझे अगर कोई नया कोर्स सीखना है तो आप इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर पे जाके इजीली उसको सीख सकते हो और बहुत कम कीमत में सीख सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आपके पास कंप्यूटर चाहिए, आपके पास इंटरनेट चाहिए, तब जाके, और वो सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाके आप उस पर्टिकुलर चीज़ को सीख सकते हो। और ये कोर्स क्या होते हैं, एक तरह का आनंद या एक तरह के मज़े के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली लर्न, खान एकेडमी, लिंडा, उडेमी, ई लर्निंग फॉर किड्स, ऐसे कई सारे जो वेबसाइट्स हैं जो आपको घर बैठे बैठे ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। देन नेक्स्ट इंटरनेट का जो यूज़ है वो है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। एंटरटेनमेंट पर्पज़ तो आप सबको पता ही है, और ये पूरा एंडलेस है। आप उसमें मूवीज़ देख सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मैगज़ीन पढ़ सकते हो, कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हो। देन आप कोई लाइव कंसर्ट है, लाइव रहा तो वो देख सकते हो, कोई मूवी का प्रीव्यू देख सकते हो, कोई बुक क्लब है वो देख सकते हो, इंटरैक्टिव लाइव गेम्स खेल सकते हो। तो उसके कुछ एग्जांपल है डेली मोशन और यूट्यूब। यूट्यूब तो बहुत पॉपुलर है जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो व्हाट वी कैन से देयर आर टोटल 5 यूजेस ऑफ इंटरनेट। पहला यूज़ था कम्युनिकेशन, दूसरा शॉपिंग, तीसरा सर्चिंग, देन एजुकेशन और ई लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। देन इंटरनेट, अब जैसे हमने बोला कि इंटरनेट ठीक है इतना सा फ़ायदा, लेकिन इंटरनेट को एक्सेस कैसे करना है, कैसे इंटरनेट हमारे कंप्यूटर पे लेना, या कैसे हम लोग मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट की सर्विस देने वाली जो कंपनी होती है उसको बोलेंगे आईएसपी, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपी। और सबसे ज़्यादा कमर्शियल या पॉपुलर जो है आईएसपी वो है टेलीफोन लाइंस के थ्रू या केबल के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू ये हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और जो बेस्ट प्रोवाइडर्स अभी अवेलेबल है वो है बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हमने एयरटेल का ब्रॉडबैंड दिया है, तो बहुत ही कम कीमत पे आपको वो मिल जाता है। और फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा स्पीड हाई होता है ब्रॉडबैंड का, और बिना बफरिंग के आप उसको लाइव कंटेंट देख सकते हो। तो ये ऐसे कई सारे प्रोवाइडर्स हैं। आपके मोबाइल में जो भी सिम होगा वो सिम में आप रिचार्ज करते हो, टॉपअप करते हो तो नेट शुरू हो जाता है। तो जो भी सिम में आपका इंटरनेट शुरू होता है उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर। तो मान लो वोडाफोन होगा तो आपका सर्विस प्रोवाइडर, बीएसएनएल होगा तो बीएसएनएल का सिम होगा तो बीएसएनएल अगर आपको इंटरनेट दे रहा है तो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसको बोलेंगे आईएसपी। तो ये आईएसपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये आता है एग्ज़ाम में। देन ब्राउज़र्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट शुरू हो गया लेकिन इंटरनेट का वेबसाइट एक्सेस कैसे करना, तो वो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास उसको बोलेंगे ब्राउज़र्स। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम में आप लिखते हो ना www.yahoo.com या google.com या gmail.com, तो वो जहाँ लिखते हैं हम लोग उसको बोलेंगे ब्राउज़र्स। सो ब्राउज़र्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रोग्राम हैं जो आपको क्या करते हैं, वेब रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने का माध्यम प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर नथिंग बट अ इंटरफेस। ओके, तो ये ब्राउज़र्स होते हैं। ब्राउज़र्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो इस तरह के ब्राउज़र्स अवेलेबल है मार्केट में। देन ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं ब्राउज़र, आपको कोई दूसरे लोकेशन, जो लोकेशन दूर है हमारे से, रिमोट है, ऐसे लोकेशन पे कनेक्ट करने का काम। जैसे कि मैं अभी मेरे घर में बैठा हूँ और आपको मतलब एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप अपने घर में बैठे हो, सो बिकॉज ऑफ ब्राउज़र, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर एबल टू कनेक्ट। तो वो काम करता है ये सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होता है, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना, इमेजेस को डिस्प्ले करना, कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट को दिखाना, ये सारे काम होते हैं। एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, गूगल क्रोम बताया, फायरफॉक्स बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एप्पल कंपनी का सफारी बताया।
देन आप इंटरनेट पे अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो या लिखते हो तो वो लिखने का तरीका कैसा होता है, HTTPS लिखने के बाद www.google.com ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जो .com है इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, जो गूगल है इसको बोलते हैं डोमेन नेम, और इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे ये पूरा जो है इसको बोलेंगे URL। URL का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। और ये URL हो गया Sir, यूनिफॉर्म। हाँ बोलो। your screen is not visible. ओहो अरे हाँ, मुझे बताया नहीं किसी ने। ओके ओके या अभी अभी विजिबल है? अभी दिख रहा है? हेलो। Yes, sir. ओके ठीक है, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा आपको, आप थोड़ा देख लेना बाद में, एक बार रिवाइज हो जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रहा है वैसे। तो ये जो दिख रहा है आपको HTTPS www.google.com, तो ये एक URL है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसमें जो HTTPS है इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब जो भी वेबसाइट है उस पर जो भी कंटेंट होते हैं वो ट्रांसफ़र करने का जो काम करते हैं उसको बोलेंगे HTTPS। प्रोटोकॉल मतलब कम्युनिकेशन लैंग्वेज, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करना, उसके लिए प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। अब वेबसाइट का डेटा अगर मुझे समझो सर्वर से मोबाइल पे भेजना है या टैब पे भेजना है या लैपटॉप पे भेजना है तो उसके लिए होता है प्रोटोकॉल। देन इसमें जो नाम लिखा है हमने www.google.com, तो गूगल को बोलते हैं डोमेन नेम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है डोमेन नेम। और .com को बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, ये हरदम क्वेश्चन आता है। .com मीन्स व्हाट, इट इज़ अ टॉप लेवल डोमेन। .com .edu .org इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। जैसे .com का फुल फॉर्म है कमर्शियल, .org का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, .edu का फुल फॉर्म है एजुकेशन। बट ये जो लास्ट वाला पोर्शन है डॉट के बाद का उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये बीच का पोर्शन उसको बोलते हैं डोमेन नेम। ये www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका मतलब होता है प्रोटोकॉल। उसके बाद यहाँ पे देखो .com मतलब कमर्शियल, .edu मतलब एजुकेशन, .gov मतलब गवर्नमेंट, .nat मतलब नेटवर्क, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .co.in मतलब इंडियन कंपनी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलता है। और ये जो ब्राउज़र है जिसमें आप इंटरनेट देख सकते हो, तो ये जो इंटरनेट की वेबसाइट जो बनती है वो बनती है एक लैंग्वेज के साथ। उस लैंग्वेज का नाम है HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। तो ये HTML से आप एक अच्छी बढ़िया सी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको ये भाषा सीखना पड़ेगा, HTML या वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ये वेबसाइट इजीली बना सकते हो। और ये जो मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे, या मतलब ये जो HTML है इसका जो M है इसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। इसका पर्पस क्या होता है, कोई भी वेबसाइट को डिस्प्ले करना। और HTML ये ऐसी वेबसाइट है जो ब्राउज़र के साथ कम्युनिकेट करती है, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी इंटरनेट पे जो कंटेंट होते हैं, जो भी डेटा होता है वो आप तक पहुंचता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो बना होता है HTML के थ्रू। उसके बाद जो वेब पेजेस है, वेब पेजेस या इंफॉर्मेशन जो चीज़ें होती हैं इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्ट होते हैं थ्रू हाइपरलिंक या लिंक, उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। और ये वेबसाइट के अंदर आप देखते हो कि टेक्स्ट फाइल होती है, बहुत सारी इमेजेस होते हैं, कभी कोई आपको अगर सॉन्ग डाउनलोड करना है तो ऑडियो होता है, बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वो वीडियोस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब डाटा जो इंटरैक्टिव, हाईली इंटरैक्टिव एनिमेटेड कंटेंट है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें HTML के अलावा एक CSS करके होता है जिसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स
ये HTML का ही हिस्सा होता है। और ये जो CSS है ये आपके वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है। इंटरैक्टिव मतलब क्या, कि मैंने अगर सपोज़ मान लो एक पेज है जिसमें यूज़र नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपने लॉगिन किया, तो वो लॉगिन होता है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन CSS में वो प्रोग्राम लिखा होता है जिसके थ्रू आप उससे इंटरेक्ट करते हो। जैसे कि एग्जांपल है नेटफ्लिक्स अगर आपने ऐप देखा होगा, उसमें अगर आप कोई मूवी देखना है तो नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करना पड़ता है और उस मूवी पे क्लिक करो तो मूवी शुरू हो जाता है। तो CSS का एक बहुत सुंदर उदाहरण बोले तो नेटफ्लिक्स हम उसको बोल सकते हैं। देन जावास्क्रिप्ट भी एक तरह की लैंग्वेज है। ये सब वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में जो आते हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट जो है ये भी एक तरह का मतलब जावा से निकल के आया वाला एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये एक इंटरैक्टिव वेबसाइट है। इंटरैक्टिव जैसे मैंने बोला कि CSS में जैसे इंटरैक्टिव होता है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी जैसे कि अगर मान लो आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, मान लो पासवर्ड गलत है, तो गलत होगा तो आपको मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये इंटरैक्टिव वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। उसी की तरह AJAX ये भी है, एडवांस सिस्टम है, सेम लाइक जावास्क्रिप्ट। गूगल मैप एक सुंदर उदाहरण है AJAX का। गूगल मैप आपने देखा है, अगर कहीं जाना है तो आपको जहाँ पे भी जाना है वो लोकेशन आपको गूगल मैप पे डाल दो तो वो बराबर आपको गाइड करेगा कहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है, कहाँ से राइट टर्न लेना है और एग्जैक्टली हमको डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचना है। So these three are the what we can say examples of say web designing. Then web utilities. वेब यूटिलिटीज़ में, यूटिलिटीज़ का मतलब होता है सर्विस प्रोग्राम्स, और वेब यूटिलिटीज़ मतलब वेबसाइट से रिलेटेड जो भी यूटिलिटीज़ है उसको बोलेंगे वेब यूटिलिटीज़। 1 मिनट। देन तो ऐसे कुछ यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो पहली यूटिलिटी है प्लगइन्स। प्लगइन्स का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, जैसे कि मुझे अगर कोई फॉर्म भरना है या कोई फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दी है उसको डाउनलोड करनी है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्रोबैट रीडर। एडोब कंपनी का वो बना हुआ है एक्रोबैट। तो एडोब रीडर या एडोब एक्रोबैट रीडर, तो ये इसको बोलेंगे प्लगइन, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होता है आपको। अगर कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है प्लगइन, तो मतलब जो वेबसाइट है आपको प्रोवाइड करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लगइन्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्लगइन्स फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा आर द प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड ऑपरेट एज द पार्ट ऑफ योर ब्राउज़र। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो प्लगइन्स के उदाहरण हैं एडोब रीडर, एडोब फ्लैश प्लेयर, एडोब या VLC मीडिया प्लेयर। तो ये सारे के सारे प्लेयर्स जो होते हैं ये आपको इंटरनेट खुद प्रोवाइड करता है। आपके कंप्यूटर में अगर नहीं भी है तो उतने वक्त के लिए आपको वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलेंगे प्लगइन्स। उसके बाद फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फ़िल्टर ब्लॉक एक्सेस टू सिलेक्टेड साइट, मतलब ऐसी कुछ साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती है जो छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, किड्स के लिए नहीं होती, तो ऐसी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ऐसे वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। उसके एग्जांपल आपके सामने नीचे दिए हैं। AVG फैमिली सेफ्टी, नॉर्टन ऑनलाइन फैमिली, मैककेफी फैमिली प्रोटेक्शन, नेट्स नैनी, इस तरह के कुछ एग्जांपल है। ये अगर आपने सॉफ्टवेयर डाल दिए तो ऐसी वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर में खुलेगी ही नहीं। तो कोई बच्चा अगर ज़बरदस्ती से डालने की कोशिश करेगा नाम, तभी भी वो नहीं कर पाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। क्वेश्चन कैसे आएगा, फिल्टर के नीचे फिल इन द ब्लैंक रहेगा और ब्लॉक एक्सेस टू सिलेक्टेड साइट, तो इसका आंसर रहेगा फिल्टर्स। देन फाइल ट्रांसफ़र यूटिलिटीज़। अब फाइल ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करना मतलब मुझे अगर कोई फ़ाइल मुझे अगर मेरे कंप्यूटर में चाहिए तो मैं डाउनलोड करूँगा। कोई फ़ाइल मुझे आपको भेजना है तो मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ये एग्जांपल है फाइल ट्रांसफ़र यूटिलिटीज़ के। तो डाउनलोडिंग मतलब कोई भी कॉपी जो है वो आपको आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज रहे हो तो उसको बोलेंगे अपलोडिंग। और किसी के कंप्यूटर पे फाइल रखी है वो आप अपने कंप्यूटर पे ला रहे हो उसको बोलेंगे डाउनलोडिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं और ये होता है बिकॉज ऑफ ये प्रोटोकॉल, क्या बोलेंगे उसको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन वेब बेस्ड ट्रांसफ़र। वेब बेस्ड ट्रांसफ़र में एक ड्रॉप बॉक्स, आपने नाम सुना होगा ड्रॉप बॉक्स। मतलब कि मुझे अगर कोई फ़ाइल बहुत बड़ी साइज़ में है तो ईमेल भी नहीं जा सकती है या डाउनलोड भी बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसी फ़ाइल को आप एक ड्रॉप बॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप बॉक्स में आप इजीली वो फाइल को लोकेट कर सकते हो।
देन एक बिट टोरेंट करके है। बिट टोरेंट मतलब अगर डाउनलोड ही मैंने बोला कि जैसे अगर फाइल काफ़ी बड़ी है 1 GB या 2 GB की फाइल है तो उसको डाउनलोड होने के लिए आधा आधा घंटा लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि 10 मिनट के बाद अगर सपोज़ करो कि नेट बंद हो गया आपके यहाँ का, तो वो फाइल डाउनलोडिंग बंद हो जाएंगी, आप फिर से चालू करो तो फिर पहले शुरू हो जाती है। तो बिट टोरेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मान लो अगर आपने 15 मिनट का डाउनलोड कर दिया, उसके बाद नेट चला गया, लाइट चली गई, आपने फिर शुरू किया, तो वो 15 मिनट का डाउनलोड वैसे ही रहेगा, उसके आगे का फिर से शुरू होता है। ये फ़ायदा होता है बिट टोरेंट का। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। देन इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप इंटरनेट कंप्यूटर पे यूज़ करते हो, मतलब बहुत सारे वायरसेस आपके कंप्यूटर पे आ सकते हैं, आपके मोबाइल में आ सकते हैं, मोबाइल ख़राब कर सकता है, कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, आपके बैंकिंग के जो डिटेल्स है वो चोरी हो सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट पे आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, प्राइवेसी वाले सॉफ्टवेयर्स ख़रीदने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ताकि अगर कोई स्पैम या कोई मालवेयर अगर आता है तो उसको प्रोटेक्ट कर सके आपके कंप्यूटर को। तो वो होते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम डिज़ाइन टू मेंटेन योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाइल यू आर ऑन वेब। वेबसाइट पे अगर आप हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं उसको बोलेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स। देन कम्युनिकेशन में पहला सॉफ्टवेयर है ईमेल। कम्युनिकेशन में ईमेल का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ईमेल आप लोगों ने पता होगा। ईमेल करने के लिए आपके पास खुद के पास क्या चाहिए? ईमेल एड्रेस चाहिए। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप जब जाओगे इंस्टीट्यूट में तो ईमेल एड्रेस खुद का बना लो। ईमेल एड्रेस है तभी आप खुद किसी और को ईमेल कर सकते हो। और ईमेल के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। एक होता है हेडर, दूसरा होता है मैसेज और तीसरा होता है सिग्नेचर। हेडर के 3 पार्ट पढ़ते हैं, एड्रेस, सब्जेक्ट और अटैचमेंट। तो ये 3 होते हैं। देन मैसेजिंग में एक होता है टेक्स्ट मैसेजिंग और दूसरा होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। टेक्स्ट मैसेजिंग मतलब एसएमएस जो हम करते हैं ना, एसएमएस जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो वो कर सकते हैं। या इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब जो फेसबुक पे इंस्टेंट, देखो मैसेंजर होता है फेसबुक पे या व्हाट्सअप, ये एक तरह का इंस्टेंट, मतलब मैंने अभी मैसेज किया हेलो तो सामने वाले के पास तुरंत चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है। अगर आपको किसी को कुछ मैसेज पहुंचाना है और आप दूर रहते हो तो आप इन माध्यम के थ्रू उस पर्सन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। देन बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको। फेसबुक क्या होता है? फेसबुक एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट से मिला के बनाया था 2004 में, और ये तब से पॉपुलर है फेसबुक। और इसको बाद में मार्क जकरबर्ग में ख़रीद लिया और आज उसके पास ये है, इस फेसबुक का अथॉरिटी है। गूगल प्लस इसको लॉन्च किया था 2011 में, गूगल प्लस। लिंक्डइन ऐसी वेबसाइट है जिसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, या आप खुद का भी एक अकाउंट लिंक्डइन पे ओपन कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके पास कुछ स्किल है, तो आप अपना जो बायोडाटा है या अपना एक प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाइए। लिंक्डइन पे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ के सीईओ भी होते हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली उनके कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप मतलब लिंक्डइन, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। उसके अलावा ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, वेबकास्ट, पॉडकास्ट और विकीज़ का क्या मतलब होता है? ब्लॉग मतलब मैंने अगर अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, खुद की पर्सनल, कंपनी के नहीं, उसको बोलते हैं ब्लॉग। अगर आपको लगता है कि मुझे खुद का वेबसाइट बनाना है, मुझे मेरे कंटेंट या मेरे विचार लोगों तक पहुंचाने हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग का क्या मतलब होता है? ब्लॉग से छोटा, ठीक है ना? तो उसमें आप एक छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस या कुछ स्टोरी या तो वो पहुंचा सकते हैं। कि ट्विटर आपने सुना होगा, ट्विटर पे आप भी अपने मन के विचार ट्वीट कर सकते हो और आपको लोग फॉलो करेंगे, तो उसको बोलेंगे ट्विटर इज़ नथिंग बट अ माइक्रो ब्लॉग। वेबसाइट मतलब ब्लॉग, ट्विटर मतलब माइक्रो ब्लॉग। वेबकास्ट, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये होता है वेबकास्ट के थ्रू हो रहा है। तो वेबकास्ट मतलब मैं अगर लाइव, मेरे से लोग लाइव जुड़ते हैं और मैं अगर 1000-2000 लोगों तक पहुंचता हूँ, अगर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ सेमिनार डिलीवर करता हूँ, तो उस चीज़ को बोलते हैं वेबकास्ट। और ये आजकल वेबकास्ट यूट्यूब के थ्रू भी होता है, उसको स्ट्रीमिंग भी बोलेंगे हम लोग। तो ये पूरा डेटा, जैसे मैंने अभी कल या परसों वेबसाइट पे डाला था, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि एक वेबकास्ट सेशन है करके करियर के ऊपर। इसके अलावा एक 26 तारीख को भी एक वेबकास्ट सेशन है, MKCL कंडक्ट कर रहा है। तो जब भी मैं ऐसे कुछ मैसेज डालता हूँ तो आप लोगों ने उस टाइम पे उस लिंक पे जाके वो अटेंड करो। बहुत ही अच्छे अच्छे पर्सन्स होते हैं जो
ये टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज शेयर करेंगे। तो वेबकास्ट सेशन उसी के लिए होता है, क्योंकि कैसा होता है कि हम जब सपोज़ मान लो कि मुंबई में कोई प्रोग्राम है, यहाँ से मुंबई तक जाओ, टिकट के पैसे खर्चा करो, फिर पर्सनली जाओ काम धाम छोड़ के। तो आजकल कैसा है ना, किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप घर में बैठे बैठे अपने काम करते करते ये सारी चीज़ें सुन सकते हो। तो ऑनलाइन के ये सारे फ़ायदे हैं। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट आपने सुना होगा कि जैसे कि रेडियो है, रेडियो पे बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि रेडियो पे अगर कोई आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई 15 मिनट या 20 मिनट का कुछ अगर आपने तैयार किया, अगर वो लोगों ने सुना, तो उसको आपने क्या करना पड़ता है, आपको उसको एक एज ए पॉडकास्ट करके तैयार करो और उसको स्ट्रीम कर दो, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट कर दो। तो क्या होगा, ये पॉडकास्ट से होगा क्या कि ये जिनके पास भी मोबाइल है उनकी सहूलियत के हिसाब से वो इजीली वो जो भी आपने बताया है वो सुन सकते हैं। तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉडकास्ट। इसको उनको डाउनलोड करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है और देन दे कैन रन। वो कभी भी सुन सकते हैं, लाइव रहो ना रहो। विकीपीडिया, विकीपीडिया आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च करो, एक विकीपीडिया नाम की वेबसाइट खुलती है और विकीपीडिया में दुनिया भर की कोई भी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव रहती है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो विकीपीडिया से आप डेटा गैदर कर सकते हो और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से बना के उस विकीपीडिया पे डाली है और ये बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। करीब करीब 20 भाषाओं में ये विकीपीडिया का नॉलेज अवेलेबल है। देन सर्च टूल, बहुत सारे सर्चिंग टूल्स अवेलेबल है। पहला सर्च इंजन, जैसे मैंने बोला आपको google.com, एक सबसे बड़ी सर्च इंजन कौन सी है, google.com। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आपको, जिससे आपको सर्च करना है तो आप कोई भी चीज़ सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हो। देन स्पेशलाइज सर्च इंजन, स्पेसिफिक टॉपिक है आपके पास, फैशन डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डिज़ाइनिंग या अगर मान लो सपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको सर्च करना है उसके लिए स्पेशलाइज सर्च इंजन भी होती है। कंटेंट इवैल्यूएशन, तो ये जो सर्च इंजन है या जो भी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढते हो ये सही में सही होता है क्या, बराबर होता है क्या, ये ढूंढने के, ये बताने के लिए, देखने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन टेक्निक होती है। पहला होता है अथॉरिटी, मतलब कि जो ऑथर है उस सब्जेक्ट एरिया का, है ना। अथॉरिटी मतलब ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट एरिया का और वो ऑफिशियल पर्सन होता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। और वो क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन की वेबसाइट जो होती है उसका जो पर्सन, मतलब मान लो मैंने अगर अपना खुद का ब्लॉग बनाया तो मैं वो इन्फॉर्मेशन भरूंगा, तो मैं कौन हो गया हूँ, अथॉरिटी। देन एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने भरी उसको रिव्यू करने वाला, कि मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरी कि उसमें कुछ गलत चीज़ें तो नहीं है, तो उसको रिव्यू करने वाला कौन होता है, एक्यूरेसी। सो वेबसाइट की जो, मतलब अगर इनएक्यूरेट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो कि नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन डाली है ये गलत है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूरेसी। और वो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उस ऑथर को और वो इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। देन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथर जो होता है वो बायस्ड, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने अपने विचार रखते हैं कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के या कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो बायस हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो पर्सन कोई अपना पर्सनल एजेंडा लेके आ रहा है तो देन यू कैन ऑल्सो डू द ऑब्जेक्शन कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में ऑब्जेक्शन है, यू कैन रेज दैट ऑब्जेक्शन ऑल्सो। देन करेंसी मतलब इंफॉर्मेशन अप टू डेट रखना, उसको बोलेंगे करेंसी। और ये साइट जो है आपकी वेबसाइट को अप टू डेट रखना, उसमें अगर मान लो कुछ चेंजेस हो रहे तो आप टाइम टू टाइम चेंजेस कर रहे कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए होता है करेंसी। 1 मिनट, ये आया था चलो। उसके बाद है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या कंप्यूटर से या मोबाइल से किया हुआ व्यापार, उसको बोलेंगे ई कॉमर्स। इसका डेफिनेशन आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर इंटरनेट इज़ नोन एज डैश। तो इंटरनेट पे कोई चीज़ खरीदते हो आप या इंटरनेट पे कोई चीज़ बेचते हो आप, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है मार्केट में और ई कॉमर्स जो है बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ई कॉमर्स जो है मतलब आजकल आप देखते हो कोई भी छोटा से छोटा पर्सन भी है वो इंटरनेट पे चीज़ें मंगवा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो चीज़ें घर तक पहुंचती है, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो ऐसे जो व्यापार है, जो इंटरनेट पे किया हुआ व्यापार है,
वो तीन तरीके का व्यापार होता है, तीन तरह का कॉमर्स होता है। पहला है B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब मेरा अगर कोई बिजनेस है, मेरा अगर फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ चीज़ बनती है, और वो अगर डायरेक्टली मैं कंज्यूमर तक पहुँचाता हूँ। जैसे अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो मैं डायरेक्टली फैक्ट्री वाले को बोलता है ये चीज़ मुझे घर पे ला के दो। तो बीच में जो लोग होते हैं ना, मिडल मैन, होलसेलर, रिटेलर, ये सब गायब हो गए। तो मुझे वो चीज़ जितने में बनती है उतने में मिल जाएंगी, यानी सस्ता मिलेगा। तो ऐसा एग्जांपल है आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को बिजनेसमैन से डायरेक्टली वो चीज़ मिल रही है। सेकंड इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट इज़ C2C। मतलब मेरे पास अगर कोई पुरानी चीज़ है, मुझे अगर वो बेचना है तो मैं इसका फ़ोटो निकालता हूँ, OLX की वेबसाइट पे डालता हूँ, वहाँ लिखता हूँ कि मुझे ये चीज़ इतने में बेचनी है। कोई एक पर्सन होगा जिसको वो चीज़ खरीदनी है, वो मुझे कांटेक्ट करेगा और वो मेरे से वो चीज़ लेके जाएगा। मतलब मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने मेरे पास की चीज़ दूसरे कंज्यूमर को बेची, उसको बोलेंगे C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसका एग्जांपल है OLX या क्विकर। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स आप टीवी पे देखते हो, एड्स में देखते हो, उसको बोलेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर या C2C। देन बिजनेस टू बिजनेस या B2B। सो B2B मतलब ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो मान लो कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है जो एक दिल्ली में उसका प्लांट है। अब उसको ऐसा लगता है कि मैं तो पहुंच नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो हर एक स्टेट में एक पर्सन को अपॉइंट कर देगा। वो एक पर्सन अपॉइंट कर देगा, मान लो महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र वाले को लगेगा कि मुझे यहाँ पे तो इतने सारे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक जगह और एक अपॉइंट करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट वाला तालुका में अपॉइंट करेगा। तो वो कीमत, मान लो अगर कोई चीज़ 10 रुपये में बनती है, तो ये सबका कमीशन मिलते बनते 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 मेरे तक वो चीज़ 25 में पहुंचती है। तो उसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचेगा, दूसरा तीसरे को बेचेगा, तीसरा चौथी को बेचेगा, और फिर वो चीज़ मेरे तक पहुंचेंगी। तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। उसका एग्जांपल है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल एक से खरीदता है, वुड एक से खरीदता है, पेंट दूसरे से खरीदता है, वार्निश तीसरे से खरीदता है। तो ये एक उदाहरण हो गया बिजनेस टू बिजनेस का। देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि सिक्योरिटी अगर नहीं है, क्योंकि आप पैसे का लेन देन करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे फंस जाते हैं। अगर पैसे फंस गए तो फिर आपको बड़ा दिक्कत हो जाता है। वो चीज़ का मतलब ये करने के लिए आपको फिर बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए डिजिटल कैश, या आजकल आपने देखते हो फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम, ऐसे बहुत सारे डिजिटल कैश के ऐप्स आए हैं जिसके थ्रू आप ये सारे कैश के लेन देन कर सकते हो। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिजिटल कैश। तो बस उसमें सिक्योरिटी, वो जो कंसर्न कंपनी है उनका सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपके पैसे अगर सपोज़ बीच में लटक भी गए तो आपको 3 दिन के बाद वो पैसे आपके वैलेट में वापस आ जाते हैं। सो वी कैन से दैट इज़ वन ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के ऊपर मैंने लास्ट जो पहला क्लास लिया था उसमें आपको थोड़ा क्लाउड के बारे में बताया था। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हार्ड डिस्क पे रखते हो, तो हार्ड डिस्क मेरे कंप्यूटर में रहती है, तो मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर वो ओपन करना पड़ेगा और वो फाइल लेना पड़ेगा। तो क्लाउड मतलब क्या, मैंने अगर वो फाइल इंस्टेड ऑफ मेरे कंप्यूटर में अगर जीमेल पे रख देता हूँ या गूगल ड्राइव पे रख देता हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, मैं कहीं से भी वो फाइल एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये गूगल ड्राइव या गूगल डॉक्स या गूगल शीट्स या गूगल स्लाइड्स, these आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। MS वर्ड अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप MS वर्ड में फाइल बनाओ, सेव करो, लेकिन उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको उसी कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा। बट वही फाइल गूगल डॉक्स में अगर बनाते हो वर्ड की जगह पे, तो वो फाइल आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। ये अभी नया कंसेप्ट धीरे 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 मार्केट में आ रहा है, और बहुत सालों के बाद ऐसा होगा कि लोग मोबाइल पे ही सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT ऐसा बोलेंगे, इसके ऊपर अपने पास कोर्स भी अवेलेबल है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग को जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे IoT। मतलब मान लो अगर मेरे पास से फिटनेस वॉच है, मैं अगर जो भी डेली एक्टिविटी करता हूँ वो फिटनेस वॉच मॉनिटर करता है, आप इतना चले, आपने इतना पानी पिया, आप इतना सोए, और वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके बेस पे आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मेरा आज का शेड्यूल कैसा था। उसी तरह से अगर आपने वॉशिंग मशीन को नेट से कनेक्ट कर दिया, फ्रिज को नेट से कनेक्ट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना शुरू कर देंगी, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस देना शुरू कर देंगी। उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो स्मार्टफोन, वेयरेबल वॉचेस, एयर कंडीशनर, फिटबिट,
these are the examples of internet of things. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, इसमें इतना ही है आज के टॉपिक में. इसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी.